हेलो गाइस, हाउ आर यू। पढ़ेंगे हम एंथ्रोपोलॉजी। एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। ओके, हमने डिस्कस क्या किया था। हमने प्रॉब्लम्स जो थी ना ट्राइबल कम्युनिटी, चाहे वो लैंड एलिनेशन की हो, चाहे वो पॉवर्टी की हो, चाहे वो इनडेप्टनेस की हो, लो लिटरेसी की हो, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट की हो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की हो, वो हमने डिस्कस करी। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। तो हम अब देखते हैं आगे से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ ट्राइबल के ऊपर, किस तरह से उनको डिस्प्लेस हो गए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उनकी रिहेबिलिटेशन करने के लिए। ठीक है, तो फॉरेस्ट पॉलिसीज़, ट्राइबल्स की डेवलपमेंट क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर हुआ ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर हुआ कास्ट सिस्टम के ऊपर, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर हुआ इंडियन सोसाइटी के ऊपर, रूरल सोसाइटी के ऊपर, वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर क्या असर हुआ। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि ट्राइबल लोगों को उनकी ओरिजिनल जगह से उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है कहीं दूसरी जगह में। और इसलिए कर दिया जाता है कि क्योंकि उनका अपना जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से उनकी जो सोशल लाइफ है, जो उनकी फॉरेस्ट लाइफ है, जो उनकी इकोनॉमिक लाइफ है, वो उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो परंपरा होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जितने भी लोगों को डिस्प्लेस किया गया है उसमें से 40% लोग तो ट्राइबल के थे। ठीक है, और उनमें से सिर्फ 25% लोग ही हैं, 40% तो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन थी, इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी। और बाकी जो डिस्प्लेस हुए हैं उनमें 25% को ही रीसेटल किया है, उनको रिहेबिलिट किया है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो इसकी फॉर्म्स है बड़ी सारी, है ना। तो डेवलपमेंट हो जाती है, कोई डैम बनता है, सरदार सरोवर डैम बना, ठीक है, और इसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। डेवलपमेंट से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, डिज़ास्टर से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच, उसकी वजह से उनकी डिस्प्लेसमेंट कर दी जाती है। डिज़ास्टर आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड्स आ जाए, तो उसके कारण भी उनको दूसरी जगह में रीसेटल करने की कोशिश की जाती है। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आता है, जब कोई माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप होती है, ओके, और जहाँ फिर कोई प्रोजेक्ट सेटअप होता है तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाता है, लोग मॉडर्नाइज हो जाते हैं। ओके, इनकम उनका बढ़ जाता है, और जो कास्ट हिरार्की की वजह से जो प्रॉब्लम से उनको रिलीफ मिलता है। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है,
वुमेन के ऊपर भी असर पड़ा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो आप देखेंगे कि क्या इसमें आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट का वो हमने डिस्कस किया है। तो क्या हुआ है इम्पैक्ट से, तो कल सोशल डिसइंटीग्रेशन हो
तो लैंड एक्विजिशन और कंपनसेशन में प्रॉब्लम आती है। उनका लाइवलीहुड जो है वो तहस नहस हो जाता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में वो जाते हैं, फॉरेस्ट में वो रहते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो एक्सेसिबिलिटी उनकी रहती नहीं है, तो सोशल डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, सोशियो कल्चरल डिस्ट्रप्शन भी बोल सकते हैं इसको। अब फूड की इनसिक्योरिटी बन जाती है ना, और हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटी देनी होती है, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो लैग क्या है, अब होता क्या है कि पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, ट्राइबल्स को कंसल्ट नहीं करते हैं, उनकी लैंड लेने से पहले उनकी कंसल्टेशन नहीं की जाती है, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता है। तो हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाएगा। इनएडुकेट द वॉइसेस को हम क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर देना है। तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है तो है, लेकिन वो इनएडुकेट है। ओके, जैसे गवर्नमेंट ने एक्ट जो है वो लागू किया था, जैसे फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रेगुलेशन ऑफ द सेटलमेंट। तो लैंड फॉरेस्ट राइट्स, लैंड टाइटल में डिस्प्यूट होने की वजह से फॉरेस्ट में राइट्स देने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी है। तो हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन में, उनका घर छूट जाता है, उनकी लाइवलीहुड छूट जाती है, उनका फॉरेस्ट के साथ रिलेशन छूट जाता है, उनका इनएडुकेट कंपेंसेशन पॉलिसीज़ हैं, पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन में लैकिंग है,
बेसिक फैसिलिटीज़ की एक्सेसिबिलिटी देना एक प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल कंसर्न भी एक प्रॉब्लम है। तो नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 में आई थी, और उसके बाद राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो ट्रांसपेरेंसी है एक्विजिशन में, राइट टू कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में आया था। एक्विजिशन करना, रिहैबिलिटेट करना और रीसेटलमेंट करना और फेयर कंपनसेशन देना, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। ओके, तो अब ये एक गवर्नमेंट के मेजर्स हैं। ओके, हमने गवर्नमेंट के मेजर्स के बताए कि गवर्नमेंट ने लैंड जब एक्वायर करनी है तो 80% लोग जो है वो एग्री होने चाहिए, और अगर पीपीपी मोड में है तो 70% फैमिली जो है वो एग्री करनी चाहिए। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कहता है कि आपको अफेक्टेड आर्टिजन्स का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, कंपेंसेशन देना देना पड़ेगा, फूड की इनसिक्योरिटी जहाँ की प्रॉब्लम थी वो इंश्योर करनी पड़ेगी, आपको उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, आपको अगर कोई प्राइवेट कंपनी एक्वायर करती है तो प्राइवेट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिहीव करना, रिहैबिलिटेट करना। तो सेफगार्ड, तो जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको सेटलमेंट करने के लिए एक चेयरमैन होना चाहिए जो कि लॉयर होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स करनी पड़ेगी, जो हेड है डिपार्टमेंट का उसको अकाउंटेबल बनाना है, अगर कोई ऑफेंस होता है गवर्नमेंट साइड से तो उसको अकाउंटेबल बनाना है। अगर प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो पाता है 5 साल में तो लैंड एक्विजिशन के लिए अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। ओके, अगर तो
प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है 5 साल तक, तो लैंड जो है वो ऑनर को देनी पड़ेगी। और रीसेटलमेंट होना चाहिए, वो करना पड़ेगा ताकि हम स्पीडी जो है वो डिस्पोज कर सकें, स्पीडी हम डिस्पोज कर सकें डिस्प्यूट्स का। तो हम इसमें बात करेंगे हम फीचर्स की। राइट टू फेयर कंपनसेशन, हमने बात करी रिहैबिलिटेशन की, तो हमने बात करी रिहैबिलिटेशन की क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट और प्रॉब्लम्स क्या है रिहैबिलिटेशन में वो हमने डिस्कस की। ओके, तो अब हमने मेन इसके कंक्लूजन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, कंप्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, ताकि जो उनके राइट्स हैं उनको फूड सिक्योरिटी दे सकें, उनको फेयर कंपनसेशन दे सकें, उनको कंसल्ट कर सकें, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत है। तो जो प्रेजेंट लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, तो उसको स्ट्रेंथन्ड करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने BHEL की एग्जांपल दी, बोकारो स्टील प्लांट की एग्जांपल दी, है ना। तो माइनिंग सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी। ओके, तो अब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाती है लोगों की, तो खाना नहीं मिल पाता, सोशल डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जो सोशल कल्चरल डिसरप्शन हो जाती है, और बड़े सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी। अब फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, किस तरह से फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आई, फॉरेस्ट ट्राइबल्स की बारे में हम बात करेंगे। इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी आपको फॉरेस्ट पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, तो पहले हम बात करें तो जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ कॉलोनीज़ के टाइम पे फॉरेस्ट पॉलिसी होती थी, उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था एक्सप्लॉइट करना, फॉरेस्ट्स को कमर्शलाइजेशन करना, ट्राइबल्स को के राइट्स को छीन लेना, और ट्राइब्स को बोलना कि ये आप वायलेट करते हो फॉरेस्ट लॉज का। तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो जो ब्रिटिश में इंडस्ट्री रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था तैयार होके, तो वो जाता था ब्रिटेन में, वहाँ इंडस्ट्रीज़ में उसको रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते थे, वो इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको चाहिए होता था रॉ मटेरियल। तो अब ट्राइबल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस निकाल दी जाती थी कि आपने फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं लेना है। तो ज़मींदार लोग होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो क्या करते थे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे। एनक्रोचमेंट आपको देखने को मिलेगी नॉन ट्राइबल्स के द्वारा, और उनको बॉन्डेड लेबर फेस करनी पड़ती थी। जैसे तो आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में हाल ही सिस्टम डिस्कस किया राजस्थान में, और एस से नाम है,
हमने डिस्कस किया आंध्र प्रदेश में। तो किस तरह से उनको जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो फोर्स्ड लेबर उनको करनी पड़ती है जब तक उनका डेट रिपेमेंट नहीं हो जाता। तो इस तरह से कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज का ट्राइबल। तो इसमें आप पॉलिसी 1800 चुन जाती है जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस की थी। तो इस पे ब्रिटिश को अथॉरिटी दे दी कि लैंड और पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर। उसके बाद तो स्टेट को अथॉरिटी दे दी फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि हमें शिप्स के लिए, रेलवेज के लिए टिम्बर चाहिए थे। ग्रेजिंग को बैन कर दिया। उसके बाद फॉरेस्ट पॉलिसी आई, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बनाए गए। तो काम था पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, कॉलोनियल टाइम्स फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उनको हमने स्टडी किया, है ना। तो एक क्या हुआ, फॉरेस्ट राइट पास किया 2006। तो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमने पास किया। तो उसमें उनको छूट दे दी गई कि वो फॉरेस्ट लैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यो कि पहले ब्यूरोक्रेसी थी फॉरेस्ट में, तो वो पहले उसको कमर्शलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, रॉ मटेरियल ले जा रहे उठा के यहाँ से ब्रिटेन में। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आने से ये चीज़ें में बदलाव हुआ। तो अब इनके पीछे प्रोविजंस हैं और आपके पास ऑक्यूपेशन राइट्स हैं और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के राइट्स हैं, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे फॉरेस्ट में डेवलप करने वाले, और अदर ट्रेडिशनल टाइम से फॉरेस्ट डेवलपर्स थे, उनके लिए राइट्स थे ये। तो उसमें क्या दिया गया, तो एक तो उनको मालिकियत दी गई, राइट टू ओनरशिप दे दिया गया, और उनको राइट्स लैंड के राइट्स के साथ साथ उनको कहा गया कि आप ग्रेजिंग एरिया माइंड कर सको।
रूल्स ये कहता है कि अब रूल्स जो हैं ग्राम सभा का डिसीजन जो होता है अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ओके, तो हमने देखा कि एक तो सफिशेंट अवेयरनेस नहीं होती है और ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो अपना कंट्रोल जो है वो कम नहीं करना चाहती, एक्ट की डाइल्यूशन हो जाती है। क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट्स क्या होते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स होते हैं वो कम्युनिटी राइट्स बेसिकली क्या करते हैं, लोकल लोगों को कंट्रोल देते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। ठीक है, तो डाइल्यूशन की बार एक्ट हो जाता है, अवेयरनेस नहीं होती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी भी रहती है कि गवर्नमेंट बॉदर नहीं करना चाहती है उसके केस में। तो बड़े सारे चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आया था, उसने डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि आपने 1 मिलियन मेंबर जो है आदिवासी के और अदर फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, तो ये एक जस्टिस की के खिलाफ है। तो 1 मिलियन फॉरेस्ट डवेलर्स के जो राइट्स थे उनको आपने डिनाई कर दिया। तो पार्टिसिपेटरी विलेज को पार्टिसिपेटरी रोल की तरफ जाना चाहिए। किस तरह से हमने फॉरेस्ट लैंड को यूटिलाइज करना है, कंजर्व कैसे करना है और मेंटेन कैसे रखना है। ठीक है, ये हमने बात करी हमने बात करी प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने बात करी प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, हमने बात करी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की। ओके, तो हमने फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की क्या हुआ और हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर हुआ। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अर्बनाइजेशन होती क्या है बेसिकली? अर्बनाइजेशन होती है जब लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मात्रा में लोग रहना शुरू करते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से आप जाएं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते। और बेसिकली अर्बनाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हो सकती है। हम बोल सकते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, वो बेसिकली क्या है, मैनिफेस्टेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो जब हम देखते हैं कि आपको कैसे सिटीज़ में लोग बढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये इसको हम सेपरेटली नहीं देख सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि इकॉनमी जो है आपकी एग्रीकल्चरल इकॉनमी से आप मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हो, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और अर्बनाइजेशन बेसिकली है क्या, मैनिफेस्टेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो अब क्या हुआ है, ट्राइब के ऊपर उनकी इकोनॉमिक लाइफ बढ़ी है, उनके पास पैसा आया है, वो पैसे वाले हो गए हैं। तो अब उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो अब उनकी टेंडेंसी है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं मार्केट में। तो अनस्किल्ड वर्कर्स को जब हम एंगेज करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अब वो एग्रीकल्चर की तरफ ही ना रह के अब वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो
अर्बन मार्केट्स में सेल कर रहे हैं। अब सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, बिल्कुल सोसाइटी में उनका स्टेटस चेंज हो रहा है, रोल उनका चेंज हो रहा है, फैमिली वैल्यूज सिस्टम जो चेंज हो रही है, तो जो रिचुअल्स होते थे उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से सफ़र होना पड़ रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्राइबल इंस्टीट्यूशन जो है वो खतरे में हो गई हैं। तो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल गोंड जो ट्राइब है मध्य प्रदेश में, जो कि कोल माइंस में काम कर रहे हैं, तो उनमें जो जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज थी, वो डिस्टर्ब हो गई हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। अब ट्राइबल सोसाइटी की भी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, जो हमने पहले भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। तो होता क्या है कि जब टिस्को का प्लांट लगा था, तो उन्होंने क्या किया कि भूमिज को, संतल्स को अप्रूव किया। तो अब ये लोग जो है ये हो गए हैं इंटीग्रेट। अब बस्तीस हैं मिक्स पॉपुलेशन की, वहाँ पे ये है। तो अब बस्तीस में माइग्रेंट वर्कर्स रह रहे हैं, ट्राइबल भी है, नॉन ट्राइबल भी हैं। तो डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ये ट्राइबल जो स्लम एरिया बन रहे हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन के, तो उनसे जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है ट्राइबल सोसाइटी की। ठीक है, तो सोशो कल्चरल डिसइंटीग्रेशन हो रही है, क्लास में डिवीज़न हो रही है और ज़्यादा। तो अब माइग्रेशन हो रही है रूरल से अर्बन एरिया में, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक्सप्लोटेशन है वहाँ पे, अंडर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम बढ़ रही है, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, लैंड डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एलिनेशन हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो जैसे बताया कि रोर का स्टील
कैसी होती है, क्रेनियल इंडेक्स कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हमने डिटेल में मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो इनका एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है इनका। ओके, अब ट्राइब्स के नाम बताऊँ आपको, गारो है, खासी हैं, ओके, जैनितियाँ हैं, और भी बड़ी सारी ट्राइब्स हैं, नागास हैं, गारो, खासी, जैनितिया, मेनली ये 4-5 ट्राइब्स हैं जो कि वहाँ पे आपको ये ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। अनगामी ट्राइब है, अनगामी ट्राइब, ठीक है। तो आपने इनकी कल्चर को स्टडी किया, इकोलॉजी को स्टडी किया, इंट्रोडक्शन को हमने स्टडी किया, कितने ट्राइब्स वहाँ पे रह रहे हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखते हैं, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक्स का रेफरेंस चाहिए, टॉपिक्स में क्लैरिटी चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम देखें कि आज की वीडियोस में हमने क्या क्या डिस्कस करा। हमने प्रॉब्लम जो थी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, इंडेप्टेडनेस की प्रॉब्लम, बॉन्डर लेबर की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, लो लिटरेसी, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ की हमने प्रॉब्लम डिस्कस की। ओके, और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। हमने डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम डिस्कस की, उसके इम्पैक्ट को डिस्कस किया। हमने रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया। रिहैबिलिटेशन एक्ट के बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको। रिहैबिलिटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हमने डिस्कस किया। इम्पैक्ट को हमने स्टडी किया, वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस किया। ओके, तो और हमने क्या करा डिस्कस, हमने फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को डिस्कस किया। हमने फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को डिस्कस किया। हमने इम्पैक्ट स्टडी किया अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस।